हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राहुल साइंस स्टडी चैनल में। आज मैं हाई स्कूल के बच्चों का विज्ञान विषय का पहला अध्याय रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो बेटा, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, यानी केमिकल रिएक्शंस। दो या दो से अधिक बेटा जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि H2O यानी पानी का निर्माण होता है। इसी तरह बेटा देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जब मिलते हैं तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम के सामने यस लिखा हुआ है और ऑक्सीजन के सामने G लिखा हुआ है। तो यस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस, यानी कि मैग्नीशियम जो है ठोस पदार्थ है और जो ऑक्सीजन है वो गैस है। तो इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा जो ये मैग्नीशियम ठोस पदार्थ है, ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन यानी कि जलाया जाता है, तो हमें यही MgO प्राप्त होता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमारे जो दैनिक जीवन में भी जो है कि रासायनिक अपक्रिया होते रहते हैं, जिनके बारे में हमें पहले से ही पता होता है। आइए उनके बारे में जानते हैं। जैसे बेटा हम देखते हैं कि लोहे का कोई वस्तु होता है तो उसमें जंग लगने लगता है, तो यह भी एक रासायनिक अपक्रिया है जिसकी वजह से लोहे के वस्तु पर जंग लगने लगता है। और गांव में आप देखे होंगे गन्ने की खेती होती है, तो उस गन्ने का जो जूस होता है, वो गन्ने का कच्चा जूस निकाल कर उसे जब हम बर्तन में रख कर कुछ दिन के लिए घर में रख देते हैं तो वो किण्वन होकर, यानी जो गन्ने का रस होता है वो किण्वन होकर सिरके में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि गन्ने के रस से सिरका का बनना, यह भी एक रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। इसी तरह बेटा अंगूर का रस, यानी जो अंगूर का रस होता है उसका भी किण्वन होकर एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, यानी एल्कोहल बनता है। तो इन सभी चीज़ों में देखिए रासायनिक अपक्रिया होते हैं। इसी तरह बेटा हमारे जो है कि रसोई घर में जो गैस का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे गैस सिलेंडर में ब्यूटेन गैस भरा होता है, ये जो है ब्यूटेन गैस भरा होता है। जब हम इसे जलाते हैं तो ये जलने लगता है, तो यह भी एक रासायनिक अपक्रिया है जिसकी वजह से ब्यूटेन गैस जलने लगता है। तो इन सभी चीज़ों को हमने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब रासायनिक अपक्रियाएं होते रहती हैं। और रासायनिक अपक्रिया होने से क्या परिवर्तन आते हैं, यानी जो पदार्थ होता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये पदार्थ हैं, तो रासायनिक अपक्रिया हो रहा है तो इनमें परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन क्या आते हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए बेटा जब कोई रासायनिक अपक्रिया होता है तो उनमें से गैस का उत्सर्जन होता है, यानी कि गैस भी निकलता है और हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब बेटा है कि अघुलनशील पदार्थ हमें प्राप्त होता है। और जो पदार्थ का रासायनिक अपक्रिया हो रहा है उसका रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन जैसे बेटा रासायनिक अपक्रिया होने से पहले अगर लाल था तो वो सफ़ेद हो गया, तो इस ऐसे ही रंग में भी परिवर्तन होता है। तो इसी तरह रासायनिक अपक्रिया होने पर उसके ताप में भी परिवर्तन होता है। मान लो कोई रासायनिक अपक्रिया हो रहा है तो उस जो पदार्थ का मिश्रण होता है वह गर्म है तो ठंडा हो गया, तो इस ऐसे क्या हुआ कि उसके ताप में भी परिवर्तन हो गया। तो आइए एक एक करके पांचों के बारे में जानते हैं। देखिए पहला है गैस का उत्सर्जन, यानी कुछ रासायनिक अपक्रिया होने पर गैस का उत्सर्जन होता है। अब देखिए यहाँ पे जिंक है और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इन दोनों का जब रासायनिक अपक्रिया होता है तो हमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है कि निकल रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। इसी तरह देखिए दूसरा हमारा उदाहरण है एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम
ठोस है और HCl एक्वा फॉर्म में है यानी कि जली विलयन है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एक जली विलयन है। और जब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रासायनिक अपक्रिया कराया जाता है तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि एक रासायनिक अपक्रिया में गैस का उत्सर्जन भी होता है। आइए दूसरा जानते हैं हम। देखिए अवक्षेप का बनना। देखिए बेटा, कुछ रासायनिक अपक्रिया होने पर उसमें से अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है का है बेरियम क्लोराइड, एक एक्वा फॉर्म में है यानी कि जली विलयन है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इन दोनों का यानी कि बेरियम क्लोराइड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक अपक्रिया होता है तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बेरियम सल्फेट यानी सफेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमें यहाँ पे अवक्षेप प्राप्त हो रहा है कि यानी कि देखिए कोई रासायनिक यानी कि कोई भी मतलब रासायनिक अपक्रिया हो रहा है तो उसमें हमें जो है कि अवक्षेप भी मिलता है यानी कि अघुलनशील पदार्थ भी मिलते हैं। इस तरह हमें यह भी पता चला कि अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है तो उसमें हमें जो है कि गैस का उत्सर्जन हो सकता है और अवक्षेप भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जब रासायनिक अपक्रिया होता है तो रंग में भी क्या परिवर्तन आते हैं, तो रंग के बारे में भी जानते हैं। देखिए रासायनिक अपक्रिया होने पर पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो कैसे बदलता है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट का जली विलयन, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट ये KMnO4 है और ये जली विलयन है एक्वा फॉर्म में। और देखिए C6H8O7 ये है सिट्रिक एसिड यानी नींबू का रस है। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट पर नींबू का रस डालते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग होता है, यानी जो हमारा ये पोटेशियम परमैंगनेट का जली विलयन है उसका रंग बैंगनी है। और जब हम इसमें नींबू का रस डालते हैं तो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि जब हम कोई रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो उसका जो है कि रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तो अब देखिए उसके अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। तो अवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे रासायनिक अपक्रिया जिनके होने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम एक मोमबत्ती लेते हैं। देखिए एक हम मोमबत्ती लेते हैं और उसको हम जलाने की कोशिश करते हैं। तो हम उसके माचिस की तीली से जब हम जलाते हैं तो जो मोम होता है यानी जो मोमबत्ती हमारा होता है उसका दहन होने लगता है यानी कि जलने लगता है। जब मोमबत्ती हमारा जलता है तो उसमें से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा जलवाष्प बनता है। तो आपने देखा दोस्तों कि हम यहाँ पे ये जो मोमबत्ती है ये ठोस पदार्थ है और जब इसको हम जलाने लगते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो इसके अवस्था में भी परिवर्तन हो गया यानी कि ठोस से ये जो मोमबत्ती है ठोस से गैस में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह रासायनिक अपक्रिया होने पर पदार्थ के जो है कि अवस्था में भी परिवर्तन आते हैं। तो अब आइए देखते हैं ताप में क्या परिवर्तन होता है, ताप के बारे में जानते हैं कि कोई अगर रासायनिक अपक्रिया होता है तो ताप में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए ताप में परिवर्तन, देखिए बेटा कुछ रासायनिक अपक्रिया के कारण ताप में भी परिवर्तन होता है। इसके अनुसार इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जो ताप का परिवर्तन होता है रासायनिक अपक्रिया होने पे तो उसे हम ताप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बेटा होता क्या, देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन होता है और जिससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। यानी बेटा जब हम कोई रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो उस रासायनिक अपक्रिया में हमें ऊष्मा उत्सर्जित यानी कि ऊष्मा निकलता है यानी ताप निकलता है। और ताप निकलने की वजह से हम जिस पदार्थ का मिश्रण बनाए होते हैं, घोल बनाए होते हैं, वो मिश्रण क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो हमें जिससे यह पता चलता है कि इसमें से जो है कि ऊष्मा निकल रही यानी ताप का परिवर्तन हो रहा है यानी कि ऊष्माक्षेपी हो रहा है इसमें।
तो जैसे बेटा हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं और हम उसमें धीरे धीरे जो है कि पानी डालते हैं, तो देखते हैं उसके ताप में परिवर्तन, यानी ताप उसका बढ़ जाता है। ताप बढ़ जाता है तो वो गर्म हो जाता है, तो हमें छूने पर जलन महसूस होती है। अब मान लो जैसे ये जो बुझा हुआ चूना होता है, पहले के लोग जैसे कि घर की रंगाई पुताई करते थे तो मार्केट से जाते थे तो चूने का पत्थर लेकर आते थे। आप लोग भी कभी देखे होंगे, चूने का पत्थर लेकर जब किसी बर्तन में रख देते थे और उस बर्तन में जब धीरे धीरे हम पानी डालते थे तो वो चूने का पत्थर जो है कि खौलने लगता था। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो पदार्थ है उसमें रासायनिक अपक्रिया होने पर ताप में भी परिवर्तन होता है। और इसमें क्या हो रहा है, जो बिना बुझा हुआ चूना है उसमें से क्या जो है कि पानी डालने पे क्या हो रहा है, ताप बढ़ रहा है, यानी कि उसमें से ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, यानी कि ऊष्मा निकल रही है। दूसरा देखिए क्या है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, यानी कि देखिए बेटा इसके नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मा शोषी, यानी कि ऊष्मा को ये सोख लेता है। यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है जिससे अपक्रिया मिश्रण ठंडा हो जाता है। यानी कि बेटा हम कोई रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो उस रासायनिक अपक्रिया में जो हमारा मिश्रण, हम जिस पदार्थ का मिश्रण बनाते हैं, घोल बनाते हैं, तो वो रासायनिक अपक्रिया जब होने लगता है तो उसमें वो ऊष्मा यानी कि गर्मी को अवशोषित कर लेता है। और जब वो रासायनिक अपक्रिया होने पर वो पदार्थ यानी वो जो घोल होता है ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो उसके ताप में जो है कि कमी आती है। और ताप में कमी आने की वजह से हम जब उसे छूते हैं तो वो हमें ठंडा महसूस होता है, यानी कि ठंडक महसूस होता है। तो इससे देखिए बेटा हमें यह भी पता चलता है कि जब रासायनिक अपक्रिया हम कोई कराते हैं तो उसके ताप में भी परिवर्तन होता है। और ताप में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और दूसरा होता है ऊष्मा अवशोषी अपक्रिया। यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होता है, यानी सोख लेता है। आइए इसका ऊष्मा शोषी अपक्रिया का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मध्य, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के मध्य जब हम अपक्रिया कराते हैं तो उसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अवशोषित हो जाता है। और उसमें अवशोषित होने के कारण जो अभिक्रिया का मिश्रण है, यानी जो हम घोल बना रहे हैं, जिस पदार्थ का हम रासायनिक अपक्रिया कर रहे हैं, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जब हम रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो उस रासायनिक अपक्रिया के होने से उस मिश्रण का, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जब हम एक मिश्रण बनाते हैं तो उस मिश्रण का जो है कि ताप जो है कम हो जाता है, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, यानी निकलता नहीं, ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेता है। और ऊष्मा को जब सोख लेता है तो हमारे ये जो मिश्रण है उसका ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ताप कम होने के कारण वह हमें ठंडक महसूस देता है, यानी कि ठंडा लगता है। तो ये हो गए कुछ जो है कि परिवर्तन, यानी रासायनिक अपक्रिया से क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके। तो आइए हम जानते हैं अब अभिकारक, यानी अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट। बेटा देखिए किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जो तीर के बाईं ओर, यानी कि तीर के बाईं ओर, ये देखिए तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि देखिए किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जो तीर के बाईं ओर, ये देखिए तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अभिकारक हैं, तथा इनके बीच में क्या है, प्लस का निशान है। यानी कि देखिए आगे लिखा है दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी कि एक हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, यानी दो अभिकारक है और इनके बीच में क्या होता है, एक प्लस का निशान होता है। देखिए इनके बीच में एक प्लस का निशान है, तो इसे हम क्या कहते हैं,
अभिकारक कहते हैं, यानी अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। और देखिए अब हम प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के बारे में जानते हैं, यानी प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए बेटा, जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ये जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये अभिकारक हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का मतलब नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसे हम तीर के दाईं ओर लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। देखिए जिसे क्या कहते हैं हम, उत्पाद। देखिए बेटा, जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक, यानी जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, देखिए यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोरीन, ये दो अभिकारक हैं और ये अभिकारक रासायनिक अपक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, यानी कि आपस में जब मिलते हैं तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद, जो तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। देखिए यहाँ पे उत्पाद लिखा हुआ है, यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन, जब सोडियम और क्लोरीन का रासायनिक अपक्रिया होता है तो क्या बनता है, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और उत्पाद को हम जो है कि तीर के दाईं ओर लिखा करते हैं। आइए देखिए बेटा, रासायनिक अपक्रिया में जो रासायनिक अपक्रिया होता है उसमें जो तीर की दिशा होती है, ये जो तीर है उसकी दिशा देखिए अभिकारक से उत्पाद की दिशा में होती है, यानी कि ये जो अभिकारक है ये उत्पाद है, इसकी दिशा क्या होती है, इस तरह होती है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद की ओर जा रहा होता है। और देखिए जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम देखिए बेटा अनुत्क्रमणी अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अनुत्क्रमणी अपक्रिया को एक दिशा में जाने वाली तीर से दर्शाया जाता है। यानी कि जब अनुत्क्रमणी अपक्रिया होता है, जैसे ये देखिए इसमें अनुत्क्रमणी अपक्रिया हो रहा है, यानी कि रिवर्सिबल यानी परिवर्तनीय अपक्रिया इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे अनुत्क्रमणी अपक्रिया हो रहा है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर की दिशा को दर्शाया गया है, तो ये क्या है, अनुत्क्रमणी अपक्रिया है। अब देखिए उत्क्रमणी अपक्रिया क्या होता है, उत्क्रमणी अपक्रिया, देखिए बेटा उत्क्रमणी अपक्रिया को उत्क्रमणी अपक्रिया को दो दिशा में जाने वाले तीर से दर्शाया जाता है। तो देखिए बेटा जो उत्क्रमणी अपक्रिया होता है उसे दोनों दिशा में जाने वाले तीर से दर्शाया जाता है। देखिए ऐसे, इस तरह और ऐसे, इस तरह, ये क्या है, उत्क्रमणी अपक्रिया का ये तीर है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अब देखिए बेटा रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी केमिकल इक्वेशंस, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस। देखिए बेटा किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का रासायनिक अपक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि बेटा देखिए जब हम कोई रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक, जब भाग लेने वाले अभिकारक का रासायनिक अपक्रिया होता है तो उस रासायनिक अपक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है तो उसे हम प्रतीकों और सूत्रों द्वारा, यानी प्रतीक और सूत्रों द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, दो अभिकारक है और इन दोनों में जब रासायनिक अपक्रिया होता है तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे कि H2O, यानी कि पानी का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि H, ये जो H लिखा है एक प्रतीक है, यानी किसका प्रतीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक है। ये देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का प्रतीक है, और O किसका प्रतीक है, ऑक्सीजन का प्रतीक है। इसी तरह बेटा
H2O। अब इन दोनों अलग अलग जो है कि पदार्थों का जब रासायनिक अपक्रिया होता है तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे क्या H2O यानी पानी कहते हैं। तो ये H2O एक सूत्र है, किसका सूत्र है? पानी। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। यानी कि ये हाइड्रोजन क्या है? H क्या है? हाइड्रोजन का प्रतीक है। O क्या है? ऑक्सीजन का प्रतीक है। और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? H2O यानी पानी बनता है। यानी कि ये H2O पानी का सूत्र बनता है, H2O। तो H2O क्या है? सूत्र है। तो इसे हम इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्या कहते हैं? इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए देखिए रासायनिक समीकरण क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? देखिए जब हम किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों को, अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर रहती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी देखिए बेटा ये कह क्या रहा है उसको ध्यान से समझिए। देखिए जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण जो है कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस समीकरण में ये देखिए रासायनिक समीकरण है। तो इन दोनों के पक्षों में, यानी कि ये देखिए इधर बाईं तरफ क्या है? अभिकारक है और दाईं तरफ क्या है? उत्पाद है। अब बाईं तरफ ये अभिकारक में और दाईं तरफ ये उत्पाद में, दोनों का जो है कि संख्या देखते हैं, यानी कि दोनों पक्षों में पदार्थों की संख्या देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। और देखिए उत्पाद में भी हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? 2 है। और देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन की कितनी संख्या है? 1 है। और उत्पाद में ऑक्सीजन की कितनी संख्या है? 1 है। यानी कि ये क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो जिसे हम क्या कहते हैं कि जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में दिया गया है आयरन प्लस H2O यानी पानी। अब इन दोनों के रिएक्शन से देखिए Fe3 और O4 प्लस H2O बनता है। अब देखिए अभिकारक में आयरन क्या है? 1 है और उत्पाद में आयरन कितना हो गया है? 3। तो अब ये तो देखिए असंतुलित जो है कि समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1 है। और उत्पाद में कितना है? 4। यानी कि इसमें जो है कि ये जो समीकरण है इसमें जो है ये जो रासायनिक समीकरण है एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे हम संतुलित कैसे करेंगे? आइए हम देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर देखिए आयरन की कितनी संख्या है? यानी ये देखिए ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अब पहले हम देखिए एक समीकरण बना लेंगे। पहले तत्व, कितने तत्व हैं? 1 2 3, यानी कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व हैं। तो 3 तत्वों को यहाँ देखिए इस तरह लिख लेते हैं इस साइड। अब देखिए अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, यानी अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, यानी ये जो देखिए ये जो अभिकारक है, बाईं ओर अभिकारक है आयरन और H2O पानी। तो इनमें अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या, यानी कि इनकी कितनी संख्या है? देखिए अभिकारक में ये जो आयरन है इसकी कितनी संख्या है? 1 है। तो हम यहाँ इस तरह लिखेंगे। और हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? 2 है, यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन की कितनी संख्या है अभिकारक में? 1 है। अब देखिए अब हम उत्पाद में परमाणुओं की संख्या देखेंगे, यानी कि ये जो उत्पाद है दाईं तरफ ये जो उत्पाद बना है इसमें इन जो है कि तत्वों की कितनी संख्या है वो देखेंगे, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणुओं की संख्या कहते हैं। तो देखिए दाईं ओर जो ये उत्पाद की संख्या है आयरन की कितना है? 3 है। और हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? 2 है। और ऑक्सीजन की कितनी संख्या है? 4 है। अब देखिए हम अभिकारक और उत्पाद
दोनों में देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका संख्या अधिक है, यानी कि परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा किस तत्व की अधिक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, यानी कि हाइड्रोजन कितनी संख्या है, 4 है। तो अब हम संतुलित कैसे करते हैं, तो देखिए जब सबसे ज़्यादा मतलब कि जिस तत्व का संख्या सबसे अधिक होता है तो उसे हम पहले संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 3 में लिखा गया है, सबसे अधिक संख्या वाले तत्वों को पहले लिखा जाता है, चाहे वह अभिकारक हो या फिर उत्पाद। तो अतः ऑक्सीजन की संख्या अधिक है, ऑक्सीजन की संख्या अधिक है तो हम पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। यानी कि देखिए बेटा यहाँ पे अभिकारक में संख्या तत्वों की अधिक है कि उत्पाद की संख्या तत्वों की अधिक है, इस पर कोई मायने नहीं रखता है। हम सिर्फ देखेंगे कि किस तत्व की संख्या अधिक है, जो मतलब जिस तत्व की संख्या अधिक रहेगी हम पहले उसे हम संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की कितनी संख्या अधिक है, उत्पाद में 4। अब देखिए उत्पाद में 4 जो है कि ऑक्सीजन है, उत्पाद में कितना संख्या है ऑक्सीजन की, 4 है, यहाँ पे 4 है। तो अब हम देखिए अब बाईं तरफ बाईं तरफ अभिकारक में हम संख्या देखेंगे, किसका, ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन की तरफ ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन की कितनी संख्या है, 4। तो यहाँ पर देखिए हम 4 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी 4 एकम 4। यहाँ पर देखिए H2O के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया गया है। तो और 4 ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। यानी कि अब देखिए उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और अभिकारक में कितनी संख्या है ऑक्सीजन की, 4। यानी कि इस तरह ऑक्सीजन की संख्या संतुलित हो गई। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में अधिक हो जाती है। यानी कि जब हम ऑक्सीजन का जो है कि ऑक्सीजन को हम संतुलित करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये जो बाईं तरफ अभिकारक है उसकी बाईं तरफ ये जो अभिकारक है हाइड्रोजन, उसकी संख्या अधिक हो जाती है। यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 8 हो गया। तो अब हम देखिए अब हम हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो हम यहाँ देखिए अभिकारक में कितनी संख्या है हाइड्रोजन की, 4 दूनी 8 है। तो हम देखिए अब उत्पाद में कितना यहाँ था हाइड्रोजन की संख्या, 2। तो हम देखिए अब 4 का गुणा जो है कि उत्पाद में करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है उत्पाद में, 2, यानी 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8। यानी कि इसकी भी संख्या अधिक हो गई। यहाँ पर देखिए यानी कि यहाँ भी उत्पाद में हम 4 का गुणा करते हैं हाइड्रोजन में तो 4 दूनी 8 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब अभिकारक में हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, 8 है, और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की कितनी संख्या हो गई, 8। तो इस तरह अब हाइड्रोजन की संख्या भी संतुलित हो गया है। अब हम लास्ट में बचा है आयरन, तो आयरन को अब हम संतुलित करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे होता क्या है कि देखिए उत्पाद में आयरन की कितनी संख्या है, 3, और अभिकारक में आयरन की कितनी संख्या है, 1। तो क्या करेंगे, अब हम फिर से जो है कि अभिकारक में जो है जो आयरन है, ये जो अभिकारक में आयरन है इसमें हम कितने से, 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 एकम 3, यानी कि 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा, बराबर 3। 3 गुणे 1 बराबर 3। यानी कि यहाँ पर भी अब आयरन की संख्या क्या हो गई, संतुलित। यहाँ पर देखिए आयरन की उत्पाद में आयरन की कितनी संख्या थी, 3,
तो अभिकारक में 3 का गुणा करते हैं आयरन में, तो 3 एकम 3, यानी कि अब देखिए पूरी तरह से ये हमारा समीकरण जो है क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। तो बच्चों इस तरह जो है कि हम एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए हम मिलाते हैं। देखिए ये जो बाईं तरफ अभिकारक है और दाईं तरफ क्या है, उत्पाद है। अब देखिए आयरन यानी कि ये जो बाईं तरफ अभिकारक में आयरन है कितना है, 3, और उत्पाद में देखेंगे आयरन की कितनी संख्या है, 3। तो यानी कि आयरन भी संतुलित है। अब देखिए हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, यह देखिए हाइड्रोजन कितनी संख्या है, 4 दूनी 8, यानी कि 4 का गुणा 2 में कर दो, ये जो हाइड्रोजन है तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखिए उत्पाद में 4 दूनी 8, यानी कि हाइड्रोजन भी संतुलित है। और ऑक्सीजन की कितनी संख्या है, 4 एकम 4, यानी ये जो 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ O लिखा है तो यानी कि 1 है, यानी 4 एकम 4। तो यहाँ उत्पाद में भी देखेंगे कितना संख्या है ऑक्सीजन का, 4 है। तो इस तरह हमारा देखिए अभिकारक का जो परमाणु की संख्या है वो बराबर हो गए हैं और उत्पाद में भी बराबर, यानी कि दोनों पक्षों में हमारा अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणु की तत्वों की संख्या बराबर हो गई है। तो बच्चों इस तरह हम एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा जो रासायनिक अभिक्रिया है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि अब देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, यानी कि आपस में मिलकर एक उत्पाद, यानी कि एक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बेटा दो तत्वों के संयोग से एक यौगिक बनता है, यानी कि एक उत्पाद बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन दोनों के संयोग से क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। यानी कि देखिए सोडियम क्या है, एक ठोस है, और क्लोरीन क्या है, एक गैस है। अब इन दोनों का जब आपस में संयोग होता है तो क्या बन रहा है, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये दोनों यानी कि सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या है, तत्व हैं। अब इन दोनों तत्वों के मिलने से सिर्फ एक यौगिक यानी एक उत्पाद बन रहा है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन, यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, यानी कार्बन क्या है, ठोस है, और प्लस उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। यानी एक कार्बन और दूसरा देखिए कार्बन एक क्या है, तत्व है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, वह भी एक तत्व है। यानी कि दो तत्वों के संयोग से, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया जब होता है इन दोनों के बीच में, तो सिर्फ एक ही उत्पाद बनता है, जिसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि क्या बन रहा है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। यानी देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, कोयला का दहन। ये जो कार्बन देखो यहाँ पे ठोस, जो कार्बन ठोस के रूप में है, वो क्या है, एक कोयला है। जब हम कोयला को वातावरण में जलाते हैं तो वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यानी कि जो वातावरण हमारा है उसमें, उस हवा में क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है। और जब हम कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना लेता है, CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। अब देखिए, अब हम दो यौगिकों के संयोग से एक यौगिक का बनना, यानी कि दो यौगिक के संयोग से
क्या बनता है, एक उत्पाद बनता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे अमोनिया, यह एक क्या है, NH3 एक यौगिक है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, एक अमोनिया गैस बनाए हैं। और यहाँ देखिए अमोनिया और प्लस क्या है, HCl हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे अमोनिया एक क्या है, एक यौगिक है, यानी कि दो तत्वों से मिलकर बना है। और HCl हाइड्रो और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी दो तत्वों से मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। दोनों क्या है, गैस हैं। अब इन दोनों के संयोग से देखिए क्या बन रहा है, यानी कि रासायनिक संयोजन से इनका क्या बन रहा है, NH4Cl, यानी कि अमोनिया क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दो यौगिक मिलकर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिलकर, यानी कि दोनों का संयोग होकर क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड, यानी एक यौगिक बन रहा है, यानी एक उत्पाद बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक संयोजन हो रहा है। अब देखिए तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। देखिए एक यौगिक और एक तत्व, यानी किसी तत्व से संयोग करके एक यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है बेटा, एक यौगिक है जो एक तत्व, यानी किसी भी तत्व के साथ संयोग करके क्या बना रहा है, एक यौगिक बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे CO एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, क्या है, सिर्फ CO है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। और O2, यानी कि यहाँ पर O2 क्या है, एक ऑक्सीजन है, यानी कि यह भी एक गैस है। अब इन दोनों का जब संयोजन होता है, यानी रासायनिक संयोजन होता है, तो क्या बन रहा है, CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक यौगिक और किसी एक देखिए ये जो CO है क्या है, एक यौगिक है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के मिल से क्या बना, दोनों के मिलने से क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि एक यौगिक है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन सिंगल है, यानी अकेले है, यानी एक तत्व है, सिर्फ ऑक्सीजन है। अब एक यौगिक और एक तत्व दोनों का जब संयोग होता है तो क्या बनता है, CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। अब देखिए हम यहाँ पर जो है कि दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर SO2 गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक यौगिक है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन गैस O2, ऑक्सीजन गैस। अब देखिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 एक यौगिक है, और O2 एक क्या है, एक तत्व है। एक यौगिक और एक तत्व दोनों के मिलने से, यानी कि दोनों के संयोग से क्या बन रहा है, क्या है, SO3 बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, देखिए बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो इस तरह देखिए बेटा ये सब उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया के। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखिए वियोजन अभिक्रिया, यानी कि जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब देखिए बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पादों का निर्माण करता है, वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि अब देखिए जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो अभिकारक होता है वह टूटकर, यानी कि टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर सरल उत्पाद बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखिए बच्चों इसका एक उदाहरण देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया का। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CO3 एक अभिकारक है जो टूटकर क्या हो जाए, यानी कि इसका वियोजन अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, CaO और CO2 गैस, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड ठोस के रूप में हमें प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ
CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो अब देखिए बेटा, जो वियोजन अभिक्रिया होता है उनके होने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, यानी किन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जो वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है उसके लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो किस रूप में हो सकता है, देखिए आइए जानते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा के स्वरूप में अवशोषित होता है। इसके आधार पर वियोजन अभिक्रिया को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया है ऊर्जा के आधार पर इसे 3 जो है कि 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला देखिए क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। पहला है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है। देखिए अभिकारक के अणुओं का वियोजन गर्म करने पर हो तो इस प्रक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, यानी कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो कोई अभिकारक हो और उसे हम गर्म करते हैं तो उसे एक ऊष्मीय ऊर्जा मिलता है, और ऊष्मीय ऊर्जा मिलने से उसका क्या हो रहा है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम जो है कि ऊष्मीय वियोजन यानी कि गर्म करते हैं तो उसे ऊष्मा मिलता है। जब उसे ऊष्मा मिलता है तो उसका ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होने लगता है और वह टूटकर क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। यानी कि ये जो क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट है उसे जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यानी कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे जब हम गर्म करते हैं तो उसे क्या मिलता है, एक ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है। और जब उसे ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है तो उसका क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो जाता है। और ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए तो देखिए बेटा, यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट है। इसे जब हम गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा जब देते हैं तो इसका भी क्या होता है, ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया हो जाता है और यह टूटकर क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो इसका प्रयोग देखिए बेटा जो है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के निर्माण में होता है। यानी कि पोटेशियम जो क्लोरेट होता है उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो उसे ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, और जब ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है तो पोटेशियम क्लोराइड का ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो जाता है, और ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होने से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो इसका इस्तेमाल हम प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के निर्माण में करते हैं। प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया, देखिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशंस। बेटा इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो उसे प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि बेटा हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, और सूर्य के प्रकाश में रखने पर जो है कि उसका रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो उस जो है कि उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए जैसे यहाँ पे AgCl2 यहाँ पे दिया गया है जो ठोस है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड ये क्या है, एक ठोस के रूप में है जो सफेद है, जो सफेद रंग का है। यानी कि AgCl जो है बेटा सिल्वर क्लोराइड है जो ठोस के रूप में है जिसका रंग सफेद है, और जब हम इसे प्रकाश यानी सूर्य के
प्रकाश में रख देते हैं यानी धूप में जब हम रखते हैं तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर देखिए क्या बनता है, एक सिल्वर यानी Ag बनता है प्लस क्लोरीन बनता है, यानी सिल्वर जो धूसर रंग में प्राप्त होता है और क्लोरीन साथ में उसके साथ क्लोरीन भी बनता है, यानी कि AgCl2 को जब हम धूप में रखते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जो है कि सरल उत्पाद हमें देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो बेटा इसमें देखिए क्या हो रहा है, प्रकाश रासायनिक वियोजन अपक्रिया हो रहा है, यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो उसे प्रकाश रासायनिक वियोजन अपक्रिया कहते हैं। दूसरा देखिए बेटा इसका उदाहरण है 2AgBr, यानी कि ये सिल्वर ब्रोमाइड है जो हल्का पीला रंग का होता है, एक ठोस पदार्थ होता है, यानी कि AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड एक हरे रंग का एक हल्का पीले रंग का एक ठोस पदार्थ है। इसे जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये जो है कि इसका क्या हो जाता है, प्रकाश रासायनिक वियोजन अपक्रिया हो जाता है और यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर सरल उत्पाद बना लेता है। और ये जो AgBr है टूटकर हमें क्या बना देता है, कि Ag और Br यानी कि सिल्वर और ब्रोमीन हमें उत्पाद के रूप में देता है। अब देखिए बेटा विद्युत वियोजन अपक्रिया में होता क्या है, ऐसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक का विघटन विद्युत ऊर्जा के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि बेटा देखिए हम कोई एक रासायनिक अपक्रिया कराते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में हम जाते हैं और कोई रासायनिक अपक्रिया कराते हैं और उस रासायनिक अपक्रिया को कराने में हमें विद्युत यानी बिजली का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि वो विद्युत ऊर्जा के द्वारा संपन्न होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अपक्रिया, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, विद्युत वियोजन अपक्रिया हो रहा है। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे पहला हमारा है पिघले हुए सोडियम क्लोराइड को, यानी पिघले हुए सोडियम क्लोराइड हमारा ये है और उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह टूटकर यानी विघटित होकर यानी टूटकर क्या बन जाता है, सोडियम धातु बनाता है और क्लोरीन गैस बनता है। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देखिए NaCl ये क्या है, लिक्विड है, यानी कि तरल पदार्थ है जो पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है। अब इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो इसका क्या होता है, विद्युत अपघटन हो जाता है, यानी कि विद्युत वियोजन अपक्रिया होता है और यह जो है विद्युत वियोजन अपक्रिया होने के बाद सोडियम धातु और क्लोरीन गैस के रूप में टूटकर एक सरल उत्पाद हमें बनाकर देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी विद्युत वियोजन। तो क्या क्या हो गया, ऐसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक का विघटन विद्युत ऊर्जा के द्वारा होता है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पे दिया गया इसका, देखिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, देखिए पिघले हुए एल्यूमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्यूमिनियम और क्या बनता है, देखिए बेटा एल्यूमिनियम धातु और ऑक्सीजन गैस। यानी बेटा देखिए यहाँ पे पिघला हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत अपघटन अपक्रिया हो जाता है और यह टूटकर क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम धातु बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। यानी कि ये जो पिघला हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हम इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये जो विद्युत धारा इस तरह प्रवाहित करते हैं ना, तो यह जो है कि इसमें क्या हो जाता है, क्या विद्युत वियोजन अपक्रिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, विद्युत वियोजन अपक्रिया होने लगता है और विद्युत वियोजन अपक्रिया होने के बाद एल्यूमिनियम धातु और ऑक्सीजन गैस बनता है।
तो ये हो गया बेटा। अब तीसरा हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। हमारा रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा रूप है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता क्या है। देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्वों को उनके यौगिक से हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि बेटा देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व जो अधिक क्रियाशील होता है और अपने से कम क्रियाशील वाले, अपने से कम यानी कि अपने से कमजोर तत्व को उसके यौगिक से हटाकर खुद जाकर जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ पे CuSO4 एक एक्वा फॉर्म में है, यानी कि जली विलयन है। यानी देखिए CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट एक जली विलयन है और प्लस जिंक एक तत्व है जो ठोस पदार्थ है, यानी कि जिंक क्या है, एक तत्व है। अब जब इनका विस्थापन अभिक्रिया कराया जाता है तो देखिए यहाँ पे कॉपर को जो है कि क्या करता है, यहाँ पे विस्थापन देखिए कॉपर को हटाकर जिंक स्वयं आकर जुड़ जाता है, यानी कि SO4 के साथ आकर जुड़ जाता है। तो यह क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, जिसका रंग जो रंगहीन विलयन होता है और कॉपर जो है अपने यौगिक से निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CuSO4 में देखिए बेटा यहाँ पे कॉपर जो होता है वो कम क्रियाशील है और ये जो जिंक है ये अधिक क्रियाशील है। और जब इन दोनों का विस्थापन अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक जो है कॉपर का यहाँ पर विस्थापन हो जाता है, यानी कॉपर जो है कि यौगिक से निकल जाता है और उस यौगिक में जिंक जाकर जुड़ जाता है और जिंक जब जुड़ जाता है तो जिंक सल्फेट रंगहीन विलयन बन जाता है। इसी तरह देखिए बेटा हम दूसरा उदाहरण आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे CuSO4 जली विलयन है और प्लस आयरन ठोस है। अब देखिए जब इनका विस्थापन अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर यहाँ पे क्या विस्थापित हो जाता है और उसके यौगिक में आयरन जुड़ जा रहा है। तो देखिए आइए बेटा हम उदाहरण के तौर में समझते हैं। देखिए यह एक क्या है, टेस्ट ट्यूब है, यानी कि परख नली है। अब उस परख नली में का कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देते हैं जिसका रंग नीला होता है। अब हम एक लोहे का कील लेते हैं, ये देखिए लोहे का कील है। अब इस कील को हम एक जो है कि रेगमाल पेपर से उसको हम साफ कर लेंगे। अब ये देखो ये कील है, जो कील को हम साफ कर लेंगे, यानी रेगमाल एक पेपर होता है उससे हम साफ करके यानी रगड़ कर साफ कर लेंगे। अब इस कील को साफ करने के बाद जो लोहे का एक कील है बेटा, ये लोहे का कील होता है। साफ करने के बाद अब ये जो हमारा परख नली है, इस परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसका रंग नीला होता है। अब उसमें हम इस कील को डुबा देते हैं। अब कील को डुबाने के बाद 20 मिनट तक इसे हम छोड़ देते हैं। अब 20 मिनट छोड़ने के बाद जब 20 मिनट बाद हम आते हैं तो परख नली में जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है नीले रंग का था, वो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन या फिर हल्का नीला रंग का हो जाता है और हल्के नीले रंग का हो जाता है। और ये जो कील है देखिए इस कील के परत में, ये देखिए जो परत है यहाँ पे देखिए ये जो कील का परत है उस परत पे क्या हो जाता है, लाल भूरे रंग का जो है कि तांबा का परत आके जम जाता है। लोहा है वो क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अब देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विकारकों के आयनों के आदान प्रदान से उत्पादों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि बेटा जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें दो अभिकारक मौजूद होते हैं और उन दो अभिकारकों का आयन जो होता है एक दूसरे को आदान प्रदान यानी एक दूसरे को अदला बदली कर देते हैं, यानी कि अपना आयन दूसरे को दे देते हैं, दूसरा वाला अपना आयन
पहले वाले को दे देता है। इस तरह आदान प्रदान, आयनों के आदान प्रदान से एक नए यानी कि एक नए क्या है पदार्थ यानी एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा आइए हम उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। अब देखिए बेटा सिल्वर नाइट्रेट एक यौगिक है और सोडियम नाइट्रेट भी सोडियम क्लोराइड यह भी एक यौगिक है। अब जब इन दोनों का रिएक्शन यानी जब अपक्रिया कराया जाता है तो इनका द्विविस्थापन अपक्रिया होता है, यानी कि इनका जो आयन होता है वो आयन एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते हैं। देखिए AgNO3 के साथ अब NaCl का ये जो क्लोरीन होता है Ag के साथ आकर जुड़ जाता है। Ag के साथ आकर क्लोरीन जब जुड़ता है तो क्या बना लेता है, सिल्वर क्लोराइड बना लेता है, जो सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो ठोस होता है। और साथ में प्लस Na यानी सोडियम के साथ क्या जुड़ जाता है, Na यानी कि सोडियम के साथ क्या जुड़ गया है, NO3 यानी कि NO3 यानी ऑक्सीजन NO3 नाइट्रेट सोडियम के साथ जुड़कर क्या बना ले रहा है, सोडियम नाइट्रेट बना ले रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इन दोनों का जो आयन है वो एक दूसरे को आदान प्रदान यानी एक दूसरे को अदला बदली करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अपक्रिया हो रहा है। अब देखिए दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। अब बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का जब रासायनिक अपक्रिया हम कराते हैं तो इन दोनों का द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे यानी Ba यानी कि बेरियम के साथ क्या जुड़ जा रहा है, सल्फेट जुड़ जा रहा है। सल्फेट जुड़ता है तो क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, जो सफेद अवक्षेप हमें प्राप्त होता है ठोस के रूप में। और कॉपर के साथ क्या जुड़ जा रहा है, क्लोरीन जुड़ जा रहा है। यानी कि कॉपर के साथ जब क्लोरीन जुड़ता है तो क्या बना रहा है, कॉपर क्लोरीन। आइए अब देखिए बेटा हम 5वें नंबर पे हमारा है उपचयन और अपचयन अपक्रिया। अब देखिए उपचयन और अपचयन अपक्रिया होता क्या है। उपचयन यानी बेटा अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। यानी उपचयन अपचयन रिडक्शन रिएक्शंस। अब देखिए बेटा पहला हम जानेंगे उपचयन अपक्रिया। देखिए वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो उसे हम उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। यानी फिर से सुन लीजिए बेटा, देखिए उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं यानी ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो तथा हाइड्रोजन की कमी होती हो उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। रिडक्शन अपक्रिया। अब रिडक्शन अपक्रिया क्या होता है, देखिए वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तथा ऑक्सीजन की कमी हो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अपचयन अपक्रिया कहो या फिर अवकरण अपक्रिया। अब देखिए बेटा ये तो हो गया उपचयन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो वो क्या होगा, उपचयन अपक्रिया। और जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है उसे क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया यानी कि रिडक्शंस रिएक्शन। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं। देखिए यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उस अपक्रिया को उपचयन अपचयन क्रिया कहते हैं या फिर रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर बेटा पेपर में पूछ ले कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं तो समझ जाना वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है, उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपचयन उपचयन अपक्रिया कहते हैं या फिर रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया यानी कि अपचयन उपचयन अपक्रिया।
आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है बेटा। यहाँ पे देखिए सोडियम है और ऑक्सीजन है। जब इन दोनों का रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो इसका क्या होता है, Na+O2 क्या बन जाता है, NaO, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए Na के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, यानी कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, उपचयन रिएक्शन हो रहा है, यानी उपचयन अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह आप देखिए दूसरे अभिक्रिया में क्या हो रहा है। देखिए सल्फर है प्लस हाइड्रोजन है। अब सल्फर प्लस हाइड्रोजन जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो H2S बनता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड में देखिए बेटा क्या हो रहा है, सल्फर के साथ क्या जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन, यानी ये जो सल्फर है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, यानी कि जहां हाइड्रोजन जुड़ता है यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो वहां क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह बेटा देखिए हमारा तीसरा है ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब देखिए ZnO और प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जब इन दोनों का अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, जिंक प्लस CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो देखिए जिंक यहाँ पे ZnO यानी जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है। ठीक, ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बेटा क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। ZnO यानी कि ZnO के साथ यानी जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि एक तरफ ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल रहा है यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी जिंक के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उसमें क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया उसमें। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है तो उपचयन अभिक्रिया हो गई, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है, यानी कि तो उपचयन अपचयन यानी कि दोनों अभिक्रिया हो रही, तो इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि यह क्या होगी, एक रेडॉक्स क्रिया हो रही है इसमें। अब देखिए दूसरा उदाहरण है। अब दूसरे उदाहरण में देखिए CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए जब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दोनों को जब ऊष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, यानी कि कॉपर से क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। जब ऑक्सीजन निकल रहा है यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसमें क्या होता है बेटा, अपचयन अभिक्रिया होता है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। तो जहां वृद्धि ऑक्सीजन का होता है तो वहां उपचयन अभिक्रिया होता है, यानी कि इस अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है और उपचयन भी अभिक्रिया हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बेटा ये तो हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए बेटा हमारे जो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। देखिए हमारे दैनिक जीवन में देखिए बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं लेकिन पता नहीं होता कि यह क्या हो रहा है। जैसे संक्षारण यानी कि क्रोशन यानी संक्षारण होता क्या है बेटा, देखिए जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित होता है, यानी कि जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित नमी के संपर्क में आता है तो उसकी क्या होती है, चमक जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे बेटा कोई धातु है और उस धातु को हम वातावरण की उपस्थिति में रखते हैं और वह नमी के संपर्क में आ जाता है। जब नमी के संपर्क में आता है तो उस धातु का जो चमक होता है धीरे धीरे कम होने लगती है और धीरे धीरे कम होता है, तो इसका मतलब है इसमें क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है,
यानी कि संक्षारण हो रहा है। तो जैसे उसका उदाहरण है, जैसे बेटा लोहे में जंग लगना, जैसे कोई लोहे का वस्तु है, कुछ दिन के बाद देखते हैं उसमें जंग लगने लगता है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में ये क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ये क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया हो रही है। कौन सा रासायनिक क्रिया हो रही है, उपचयन अभिक्रिया। इसी तरह तांबे का जो बर्तन होता है वह देखिए, जो तांबे का बर्तन होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है, उसमें हरा हरा रंग दिखने लगता है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रही, ऑक्सीकृत हो रहे हैं। ये लोहा क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, वो उसमें जंग लग रहा है, यानी संक्षारण हो जा रहा है। इसी तरह तांबे में भी उसका ऑक्सीकरण हो जा रहा है, यानी कि तांबे में तांबा भी ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तो तांबा क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकृत होता है, तो उसमें संक्षारण होता है, जिसकी वजह से उसका रंग क्या हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है। इसी तरह बेटा हमारा जो चांदी का बर्तन होता है, चांदी का कोई भी सामान है, कुछ समय बाद देखते हैं वो काला पड़ने लगता है। तो काला क्यों हो जाता है, क्योंकि बेटा वो काला होने का कारण यह है कि वो संक्षारण, यानी कि काला हो रहा है तो उसमें संक्षारण हो रहा है, यानी कि जो चांदी है उसमें उसका क्या हो रहा है, चांदी का ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण हो जा रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है चांदी। तो ऑक्सीकृत होने के कारण ये जो चांदी है वो काला हो जा रहा है, यानी कि उसमें संक्षारण हो जा रहा है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में ये घटनाएं होती हैं। और दूसरा देखिए हमारा क्या है, विकृत गंधिता, यानी कि रेंसिडिटी। विकृति गंधिता होता क्या है बेटा, देखिए हमारे घर में जैसे तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थ का उपचयन होकर जो खाद्य पदार्थों का स्वाद होता है वो स्वाद एवं उसका गंध जो है बदल जाता है, यानी उसमें क्या हो रहा है, विकृति गंधिता होती है। यानी देखिए क्या है, उसकी तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन होकर खाद्य पदार्थों का स्वाद एवं गंध में बदलाव हो जाता है, जिसे हम विकृति गंधिता कहते हैं। यानी कि देखिए बेटा, जब हमारे जो घर में जो तेल से बनी चीजें होती हैं, वसा से बना चीज होता है, वो कुछ समय के बाद देखिए वो खराब होने लगता है, गंदा स्वाद उसका खराब हो जाता है, स्वाद खाने में उसका और सूंघने में उसका गंध आने लगता है। तो ये सब क्या हो जाता है, इसमें क्या हो रहा है, विकृत गंधिता, यानी रेसिडेंटी हो रही है, यानी इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीकृत हो रहा है। जैसे बेटा इसे रोकने के लिए, जैसे बेटा स्लेश नाम का जो चिप्स आता है, उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है और उसे अच्छी तरह से पैक किया जाता है, और जिसकी वजह से उसका क्या है, ऑक्सीकृत, यानी कि उपचयन नहीं हो पाता, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, और वह लंबे समय तक जो है कि स्वाद में बना रहता है और गंध भी उसकी खराब, यानी कि वो खराब नहीं हो पाता है। इसी तरह तेल वसा युक्त जो चीजें होती हैं, फ्रिज में रखने से वो कुछ समय के लिए जो है कि खराब होने से बचाया जा सकता है, यानी विकृत गंधिता नहीं होता है। तो ये था आज का क्लास। तो बेटा आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल राहुल साइंस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।